Hello, my dear friends. How are you? I hope you will fit and fine. Nowadays we are studying our 1857 revolution. तो कैसे 1857 की जो क्रांति हुई पूरे देश में फैल गई और सभी ने इसमें सहयोग किया। सभी का इसमें योगदान रहा, किसान हो, आम आदमी हो, बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो, सभी का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा। तो जब बंगाल का पार्टीशन हो गया, ऐसा आदेश हो गया बंगाल के बंटवारे का, तो वहाँ भी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुआ बंगाल में। मिस्टर पी मिश्रा, इन्होंने आंदोलन शुरू किया। बंगाल में एक संगठन बनाया जिसका नाम था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति नाम का संगठन बना के उन्होंने बंगाल में आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, और ये जो आंदोलन है ये शुरू किस लिए हुआ था? आफ्टर इस पार्टीशन, इसके बंटवारे के बाद बंगाल में आंदोलन शुरू हुआ। और अब उद्देश्य क्या था? जो आंदोलन हुआ उसका एकमात्र उद्देश्य था कि सिर्फ जो ऑर्डर था पार्टीशन का उसको ही वापस नहीं लेना था, बल्कि जो भारत है हमारा उसको ब्रिटिश की क्लचेस से, पकड़ से आज़ाद कराना था। उसको, हमारे भारत को अंग्रेजों की पकड़ से मुक्त कराना था। इस आंदोलन का उद्देश्य था। इन 1905 बरिंदर कुमार घोष had written a book entitled भवानी मंदिर। 1905 में बरिंदर कुमार घोष ने किताब लिखी जिसका नाम था भवानी मंदिर। और जो उनका ऑर्गेनाइजेशन था उसके बारे में उस किताब में उन्होंने डिटेल में लिखा। मैगजीन सच एज युगांतर एंड संध्या आल्सो स्टार्टेड पब्लिश एंटी ब्रिटिश ओपिनियन इन देयर कंटेंट। तो उनकी किताब के साथ साथ कुछ मैगजीन्स भी छपी जैसे युगांतर और संध्या। इन्होंने भी जो अंग्रेजों की नीतियां थी, ठीक है, उनके खिलाफ इनमें छापना शुरू किया। अनदर बुक नेम्ड मुक्ति कौन पथे, एक और बुक दूसरी जिसका नाम था मुक्ति कौन पथे, आर द सोल्जर्स टू प्रोवाइड आर्म्स एंड एम्यूनेशन टू इंडियन रिवोल्यूशनरीज। इस बुक में कहा गया था कि जो हमारे भारतीय सिपाही हैं उनसे ये कहा गया था कि हमारे क्रांतिकारियों को आप क्या दिलाएं, जो हथियार हैं, औजार हैं, उनको आप हमारे क्रांतिकारियों को उपलब्ध कराएं। इस बुक में उसके बारे में जिक्र किया गया, बात की गई थी। पीजेंट्स मूवमेंट, ऊपर आपने पढ़ा पीछे कैसे आदिवासी लोगों ने भी आंदोलन किया, हमारे सैनिकों ने, तो ऐसे ही किसानों ने भी आंदोलन किए। क्योंकि जो हमारी प्राचीन कृषि की पद्धति थी, धीरे धीरे जो नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी अंग्रेजों की, वो उसको प्रभावित कर रही थी। और इससे जो नए लोग थे, नए मालिक, किसानों की ज़मीन के नए मालिक बनते जा रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में भी। और जो किसान थे वो लगातार फार्मर्स के क्लचेज में, उनकी पकड़ में जकड़ते जा रहे थे। मनी लेंडर्स जो जमींदार थे या व्यापारी थे, उनकी पकड़ में लगातार जकड़ते जा रहे थे। बर्डन ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेस एंड टैक्सेस इम्पोज बाय द लैंडलॉर्ड्स, एक तो सरकार टैक्स बढ़ा रही थी, दूसरा लैंडलॉर्ड भी टैक्स का बर्डन बढ़ा रहे थे। दिस न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड एंड द आउटसाइडर मिडिल मैन फॉर्म बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ये जो मिडिल मैन या लैंडलॉर्ड से बाहर के थे, इनको किसने बनाया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ग्रीडी एंड करप्ट मनी लेंडर्स टुगेदर मेड द लाइफ ऑफ कॉमन इंडियन फार्मर अ माइजरेबल बन। लालची और भ्रष्ट जमींदारों ने किसानों की दशा जो थी उसको बहुत ही दयनीय बना दिया। बाय द 19th century, the Indian farmers came to such a position that they wanted to comfort। और 19वीं शताब्दी तक भारतीय किसान कुछ इस स्थिति में आ गए थे कि उनसे वो लड़ें, वो लड़ना चाहते थे। ब्रेक और वीकेन द होल्ड और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, या तो उसको तोड़ें या उसको कमज़ोर करें जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं अंग्रेजों की, या लोकल एक्सप्लॉइटर्स हैं एंड कैपिटल्स हैं, जो स्थानीय लोग उनका शोषण कर रहे हैं, पूंजीवादी लोग हैं, उनका विरोध करें, उनसे लड़ाई करें या उनको कमज़ोर करें। ऐसी स्थिति में किसान पहुंच चुके थे। इतने वो मजरेबल उनको बना दिया गया था, इतना फोर्स कर दिया गया था, मजबूर कर दिया गया था। इसके कारण क्या थे, रीजन क्या थे? ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि नई नई नीतियां लाई जा रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा।
एडमिनिस्ट्रेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो लगान की नीतियां हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा, वो उसमें नए नए नियम लाए जा रहे थे। कॉन्टिन्यूसली अकोरिंग फॉर्मिंग फेमाइंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक अकाल की स्थिति पड़ रही थी। कॉन्टिन्यूसली अकोरिंग फेमाइंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक्सट्रैक्टिंग एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू, लगातार अधिक कर वसूली हो रही थी। किसके द्वारा? फ्रॉम फार्मर्स बाई द जमींदार एंड मनी लेंडर्स, किसानों से जबरदस्ती और अधिक कर लिया जा रहे थे, यहां तक कि अकाल या सूखा पड़ने की स्थिति में भी उनसे कर वसूला जा रहा था। प्रिपरेशन ऑफ फेक डॉक्यूमेंट्स बाई द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, किसानों की जमीनों की जाली दस्तावेज तैयार कर लिए जा रहे थे जमींदारों के द्वारा। जो मनी लेंडर्स थे, व्यापारी थे, उनके द्वारा जो किसानों की जमीन थी उनके जाली दस्तावेज तैयार कर लेते थे। इससे भी किसान परेशान थे। तो ये कुछ रीजन थे जिससे पीजेंट्स मूवमेंट शुरू हुए। तो कुछ मुख्य किसान आंदोलन हुए हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मेजर पीजेंट्स मूवमेंट, रेबेलियन ऑफ इंडिगो फार्मेसी बंगाल, बंगाल में जो इंडिगो की कृषि करते थे, इंडिगो उगाते थे, उन्होंने आंदोलन किया बंगाल में। दिस रिवॉल्ट वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनार्क, ये जो ब्रिटिश शासन की राजशाही थी उसके खिलाफ था। इन दिस रिवॉल्ट द फार्मर वर असिस्टेड बाई जमींदार्स, मनी लेंडर्स, रिच पीजेंट्स एंड द रूरल फॉक। इस आंदोलन में किसान थे, उनको किसका साथ मिला? जमींदारों का, मनी लेंडर्स का, और जो धनी किसान थे, और जो रूरल फॉक था उससे। इन 19th century सम retired European officer obtained land from the जमींदार्स of Bengal and Bihar and began growing indigo। 19वीं शताब्दी में कुछ रिटायर्ड यूरोपियन अधिकारी थे, उन्होंने जमींदारों से, जो बंगाल के जमींदार थे, उनसे किसान ले ली, उनसे, उन किसानों से जमीन ले ली और उसमें खुद इंडिगो उगाने लगे। दे फोर्स द फार्मर्स टू ग्रो इंडिगो इन कंडीशंस विच वर अनफेवरेबल टू द फार्मर्स, और वो किसानों को भी बाध्य करने लगे कि आप इसमें इंडिगो उगाएं, यद्यपि वो उनके फेवरेबल कंडीशन में नहीं था। इन अप्रैल 1860 AD द बाराशत सब डिवीजन एंड ऑल द फार्मर्स फ्रॉम पावना एंड नादिया डिस्ट्रिक्ट वेंट ऑन स्ट्राइक। अप्रैल 1860 AD में बाराशत जो उपविभाग था, सब डिविजनल, और जितने भी फार्मर्स थे पावना एंड नादिया डिस्ट्रिक्ट के, ये सब कहाँ चले गए? हड़ताल पे, स्ट्राइक पे। एंड रेफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, और इंडिगो उगाने से मना कर दिया। दिस स्ट्राइक स्प्रेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ बंगाल, और ये आंदोलन बंगाल के दूसरे हिस्सों में भी फैल गया। द गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू अपॉइंट एन इंडिगो कमीशन इन 1860 AD टू अवॉइड एनी मेजर चाउस, कोई मुख्य घटना ना हो, लोगों में सामंजस्य बना रहे, इसको देखते हुए सरकार ने एक इंडिगो कमीशन बनाया 1860 में। साउदर्न रेबेलियन ड्यूरिंग 1875, इस आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? लगभग सभी आंदोलन, जितने भी किसानों के आंदोलन हुए हैं, सबका एक मेन रीजन ये था कि जो टैक्स था, रेवेन्यू था, लगान, वो अधिक लेते थे और जबरदस्ती, इवन सूखा, फेमाइन, अकाल पड़ने के बावजूद वो जबरदस्ती कर वसूली करते थे। द ग्रीडी मारवाड़ी एंड गुजराती मनी लेंडर्स मैनिपुलेटेड the accounts of forging the signature of illiterate persons, through which the civil courts gave a verdict in favor of these lenders and farmers got disposed of their land। और जो आंदोलन हुआ ये, यहाँ पे जो कुछ लालची मारवाड़ी गुजराती थे जमींदार, इन्होंने किसानों के जो अकाउंट्स थे उनको मैनिपुलेट किया, उसमें गड़बड़ किया और जाली दस्तावेज कर लिए जो अनपढ़ किसान थे उनके, और जो सिविल कोर्ट था उसने भी इनको वर्डिक्ट योग्य घोषित कर दिया और मनी लेंडर्स के फेवर में कर दिया। इससे किसानों को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा, उनको अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। इन 1875 द फार्मर्स अटैक द हाउस एज वेल एज शॉप्स ऑफ लैंडलॉर्ड इन पूना एंड बर्न दोज डॉक्यूमेंट्स विच द मनी लेंडर्स हैड फोर्स्ड द फार्मर्स टू साइन। 1875 AD में किसानों ने उनकी दुकानों पे, घरों पे, जमींदारों की उस पर हमला कर दिया
एंड बर्न दोज डॉक्यूमेंट्स, और उन दस्तावेजों को जला दिया, विच द मनी लेंडर्स हैड फोर्स्ड टू फार्मर्स टाइम, जिनसे जमींदारों ने किसानों से जबरदस्ती सिग्नेचर करवाए, हस्ताक्षर करवाए थे। लेटर ऑन दिस रिवॉल्ट स्प्रेड टू द अहमदनगर, बाद में ये जो रिवॉल्ट है, आंदोलन है, ये अहमदनगर में भी फैल गया। दिस कुड ओनली बी क्रस्ड आफ्टर एम्प्लॉइंग मैसिव पुलिस एंड मिलिट्री फोर्स, इस आंदोलन को एक बहुत बड़ी पुलिस और मिलिट्री लगा के ही दबाया जा सका, क्रश किया जा सका। टू डिटरमाइन द रीजन्स बिहाइंड द रिवॉल्ट्स, इसके पीछे कारण क्या थे, रीजन क्या थे, इसको जानने के लिए द गवर्नमेंट अपॉइंट ए डेक्कन रिवॉल्ट कमीशन, सरकार ने एक डेक्कन रिवॉल्ट कमीशन की स्थापना की, नियुक्ति की। पास द एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट, और उसने एक एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट पास किया 1879 AD में। इसमें प्रावधान क्या किया गया, इस एक्ट में कहा गया कि कोई भी किसान, कोई भी फार्मर, अगर वो लोन को नहीं रीपे कर पाता है, नहीं चुका पाता है, तो उसको ना ही बंदी बनाया जाएगा और ना ही गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, ना तो गिरफ्तार या बंदी, कुछ भी नहीं किया जाएगा अगर वो किसान अपना लोन नहीं चुका पाता है। पीजेंट्स रिवॉल्ट्स इन पंजाब, द रीजन फार्मर्स मूवमेंट इन द पंजाब वाज ह्यूज डेब्ट्स ओन बाय द कॉमन फार्मर्स, जो आम किसान था उनको बहुत ज्यादा कर्ज मिला हुआ था, जिससे वो परेशान थे। एंड ट्रांसफर ऑफ फार्मिंग लैंड इनटू द हैंड्स ऑफ नॉन फार्मिंग कम्युनिटी, और जो उनकी जमीन थी वो ऐसे हाथों में, नॉन फार्मिंग कम्युनिटीज के हाथों में दे दी जा रही थी। टू कर्व दिस लैंड ट्रांसफर, इस लैंड ट्रांसफर को कर्व करने के लिए द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट, सरकार ने एक पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट बनाया 1900 में। पीजेंट्स रिवॉल्ट इन चंपारण, ये बहुत ही फेमस रिवॉल्ट हुआ है चंपारण का। इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न बिहार, उत्तरी बिहार का एक जिला है चंपारण। यूरोपियंस यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द इंडिगो फार्मर्स, जो इंडिगो किसान थे उनका शोषण कर रहे थे, जो यूरोपियन थे। टू अपोज इट, इसका विरोध करने के लिए गांधी जी विद द हेल्प ऑफ बाबू राजेंद्र प्रसाद इवेलुएट द एक्चुअल पोजीशन, वास्तविक की स्थिति क्या है इसको जाना। फार्मर्स वर आस्क्ड टू ऑर्गेनाइज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, किसानों से कहा गया कि वो एक अहिंसा जो संगठन है, नॉन वायलेंट मूवमेंट है, आंदोलन है, उसको चलाएं। बट लेटर एन इंक्वायरी कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, लेकिन बाद में एक इंक्वायरी कमेटी का गठन किया गया इन जून 1917 में। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के आधार पे द चंपारण एग्रेरियन एक्ट वाज पास्ड, एक अधिनियम पास किया गया। इसमें प्रावधान किया गया, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द फार्मर्स कुड नॉट बी फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, किसानों को मजबूरन इंडिगो नहीं उगाना पड़ेगा, उनको बाध्य होके कोई भी इंडिगो उगाने के लिए नहीं कहेगा। पीजेंट्स रिवॉल्ट इन खेड़ा, दिस मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द बॉम्बे गवर्नमेंट, ये जो आंदोलन है ये बॉम्बे गवर्नमेंट के खिलाफ था। इन 1980 AD द क्रॉप्स वर डैमेज ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, 1980 की बात है, फसलें जो थी वो स्प्रिंग सीजन में क्या हो गई, डैमेज हो गई, खराब हो गई। इवन देन द बॉम्बे गवर्नमेंट कंटिन्यू टू डिमांड टैक्स, इसके बावजूद जो बॉम्बे गवर्नमेंट थी वो टैक्स की डिमांड कर रही थी। वेन इट वॉज मेड क्लियर इन द लैंड रेवेन्यू लॉज दैट इफ द हार्वेस्ट वॉज बिलो 25% ऑफ द नॉर्मल हार्वेस्ट, और जबकि ये जो कानून बनाया गया था इसके तहत बताया गया जो हार्वेस्टिंग रेशियो है अगर 25% से कम है, जो नॉर्मल हार्वेस्ट होता है उससे 25% कम है, देन द लैंड रेवेन्यू विल वेव्ड ऑफ कंप्लीटली, तो पूर्ण रूप से जो लगान है, रेवेन्यू है, वो माफ कर दिया जाएगा। बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू प्रोवाइड दिस रिबेट, लेकिन ये रिबेट मना करने के लिए, इस रिबेट को एक्सेप्ट करने के लिए सरकार ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। गांधी जी ऑर्गेनाइज द फार्मर्स एंड परफॉर्म सत्याग्रह, गांधी जी ने किसानों को संगठित किया और सत्याग्रह किया। फाइनली द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द डिमांड्स मेड बाय गांधी जी, अंततः जो गांधी जी की मांग थी उसको सरकार को मानना पड़ा। अदर ऑर्गेनाइज्ड फैक्टर एफर्ट्स, दूसरे कुछ एफर्ट्स किए गए हैं, संगठित प्रयास। अखिल भारतीय किसान सभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन लखनऊ ऑन 11 अप्रैल 1936 AD टू रन अ पीजेंट्स मूवमेंट ऑन ऑल इंडिया लेवल, पूरे भारत में किसान आंदोलन चलाने के लिए लखनऊ में
एक अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया 11 अप्रैल 1936 ईडी में, जिससे पूरे भारत में, पूरे देश में किसान आंदोलन चलाया जा सके। इसके लिए 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। The किसान सभा ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट अपोजिंग द लैंड सिस्टम ऑफ लैंडलॉर्ड इन आंध्र प्रदेश। तो किसान सभा का जो संगठन था, एक आंदोलन किया विरोध में, जो लैंड सिस्टम था लैंडलॉर्ड्स का आंध्र प्रदेश में, उसके खिलाफ विरोध शुरू किया। दे आल्सो ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट अगेंस्ट बक्सत लैंड claimed by the landlords from tenants who had held it for innumerable years। जो बक्सत लैंड की प्रक्रिया थी, एक प्रोसेस था, इसका भी विरोध किया, इसके खिलाफ आंदोलन किया। इन 1936 AD इन बिहार, ऑन 18 अक्टूबर 1937 AD द किसान सभा सेलिब्रेटेड द फार्मर्स डे। 18 अक्टूबर 1937 AD में किसान सभा ने किसान दिवस मनाया अगेंस्ट द एटोसाइड्स कमिटेड टुवर्ड्स द सत्याग्रह। और जो सत्याग्रही थे उनके खिलाफ जो नीतियां अपनाई जा रही थी, उसके खिलाफ, उसका विरोध करने के लिए, अपना विरोध दर्ज कराने के लिए किसानों ने 18 अक्टूबर 1937 को किसान दिवस मनाया। पॉलिटिकल मूवमेंट, राजनीतिक आंदोलन 1857 टू 1919 AD। अभी तक हमने पढ़े पीजेंट्स मूवमेंट। आफ्टर द फेल्यूर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल 1857 AD, जब 1857 की क्रांति असफल हो गई, फेल्योर हो गई, द लीडरशिप ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल केम इन द हैंड्स ऑफ द मॉडर्न एजुकेटेड लैंडलॉर्ड्स एंड एरिस्टोक्रेटिक क्लास फ्रॉम इंडिया। उसके बाद जो इसका नेतृत्व है, वो आधुनिक जो पीढ़ी थी हमारी, पढ़ी लिखी शिक्षाविद लोग थे, उनके हाथों में आ गई। These sections used to send reminders and applications to the parliament for getting their demands fulfilled। और ये जो सेक्शन था, विभाग था, ये लगातार अपने एप्लीकेशंस, लेटर्स भेजता था, उनको रिमाइंड कराता था लगातार कि उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, उनको भरा जाए, फुलफिल किया जाए। They organized the educated class and made people aware of the atrocities committed by the Britishers। और उन्होंने जल्दी ही एक संगठन बनाया और लोगों को जागरूक करने लगे कि क्या नीतियां बनाई गई हैं, क्या एट्रोसाइड्स कमिटीज हैं, पॉलिसीज हैं जो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई हैं। द पीपल हु इनिशियली लेड दी स्ट्रगल हैड फेथ इन द मॉडरेट क्लास फ्रॉम इंग्लैंड। जो लोग शुरुआत में संघर्ष किया, जिन्होंने हैड फेथ इन मॉडरेट क्लास, उनको मॉडरेट क्लास में फेथ था, जो इंग्लैंड से आए थे। These people wanted to convince moderate to understand the actual scenario in India। और ये कोशिश कर रहे थे जो इंग्लैंड से हैं, मॉडरेट लोग हैं, उनको समझाने की वास्तविक जो परिस्थितियां हैं भारत में वो क्या है। टू मेक देम फुलफिल द एम्बिशन ऑफ इंडियन एंड प्रिपेयर देम टू इम्प्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। और उनकी जो महत्वाकांक्षा है उसको बनाए रखें और प्रिपेयर देम इम्प्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, और उनको तैयार करें, जो संवैधानिक प्रशासनिक व्यवस्था है उसको लागू करें, उसमें सुधार करें। Along with this, they also wanted to spread the movement by making aware the masses about the exploitation and atrocities of the Britishers and unite people from all parts, section and religion of the country। और ये भी चाहते थे कि पूरे देश में एक आंदोलन चलाएं, जो इनकी नीतियां हैं उसके बारे में पूरे देश में लोग जागरूक हों, उनको हम एक संगठन के नीचे लेके आए, देश के सभी लोगों को, सभी धार्मिक लोगों को। स्प्रेड ऑफ पॉलिटिकल रेनेसेंस आफ्टर 1858, कैसे राजनीतिक पुनर्जागरण का विस्तार हुआ, फैलाव हुआ 1858 के बाद। पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ इंडियन स्टार्टेड गेनिंग मोमेंटम ग्रेजुअली, धीरे धीरे इनको गति मिलने लगी। जो पॉलिटिकल एम्बिशंस थी, महत्वाकांक्षाएं थी, उनको धीरे धीरे गति मिलने लगी, स्पीड मिलने लगी। दे डिजायर्ड नॉट ओनली टू बी एम्प्लॉयड इन द सिविल सर्विसेज, उनकी सिर्फ इतनी इच्छा नहीं थी कि उनको सिविल सर्विसेज में भी नौकरी, जॉब दी जाए, बट आल्सो टू कंट्रोल इट, लेकिन उस पर नियंत्रण भी रखा जाए। अ डिमांड ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड द पीपल स्टार्टेड राइजिंग। जल्दी ही एक मांग उठने लगी
इलेक्टेड बाय द पीपल एंड रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड द पीपल स्टार्टेड राइजिंग, लोगों के प्रति जिम्मेदार भी हो, उनका जिस प्रकार के चुनाव करे, तो ऐसी मांग उठने लगी। इन 1868 एडी वन सच डिमांड वाज, 1868 में ऐसी ही एक डिमांड उठी, डिमांड वाज मेड बाई क्रिस्टो दास पाल, एक ऐसी ही मांग बनाई गई या की गई क्रिस्टो दास पाल के द्वारा, हु वाज एडिटर ऑफ अ लीडिंग न्यूज़पेपर नेम्ड पैट्रियोट, जो एक बहुत ही इस समय लीडिंग न्यूज़पेपर हुआ करता था पैट्रियोट, इसके क्या हुआ करते थे, एडिटर हुआ करते थे, पब्लिश फ्रॉम बंगाल, और ये न्यूज़पेपर बंगाल से पब्लिश होता था। क्रिस्टो दास पाल इसके एडिटर हुआ करते थे। इन 1874 एडी इन एन आर्टिकल टाइटल स्वराज, 1974 एडी में एक आर्टिकल छपा स्वराज के नाम से, ही टॉक्ड अबाउट प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय इंडियंस, उन्होंने इसमें जो संवैधानिक सरकार का एक स्वरूप है उसके बारे में बात की। एंड फॉर इंडियंस इन इंडिया, एक ऐसा भारत में और भारतीयों के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है उसकी बात की इस आर्टिकल के तहत, जो स्वराज आर्टिकल छापा उन्होंने पैट्रियोट नाम के पेपर में, और ये बंगाल में छपता था। तो ये आर्टिकल छपा 1874 में। द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस विच वर प्रेजेंट इन इंडिया एट दैट टाइम वर नॉट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोग्रेसिव डिमांड, उस समय जो भारत में राजनीतिक संगठन हुआ करते थे वो इस प्रकार के डिमांड्स, जो प्रोग्रेसिव डिमांड्स उसके लिए तैयार नहीं थे। एंड द स्ट्रगल टू अचीव इट, और इसको संघर्ष करने के लिए वो तैयार नहीं थे इसके लिए। फॉर इट सेवरल स्कॉलर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम बंगाल फ्रॉम द इंडियन लीग, इसके लिए बहुत सारे विद्वानों ने, बंगाल के बुद्धिमानों ने एक इंडियन लीग की स्थापना की 1875 एडी में। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू इंडक्ट द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द इंडियंस, और इसका उद्देश्य क्या था, जो इंडियन लीग की स्थापना की गई, इसका उद्देश्य था कि जो भारतीय हैं उनमें राष्ट्रीयता की और भारत की जो राष्ट्रीयता है उसकी भावना को भरना है, उनके बीच जागरूकता फैलानी है, राजनीतिक अवेयरनेस लानी है। तो जो इंडियन लीग की स्थापना की गई इसका उद्देश्य था। दिस वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विच हैड बीन फॉर्म थ्रू पब्लिक अवेयरनेस, ये पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, पहला राजनीतिक संगठन था जो फॉर्म थ्रू पब्लिक अवेयरनेस, जो पब्लिक की जागरूकता से बना था। इंडियन एसोसिएशन, दिस एसोसिएशन वॉज फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन 1876 एडी इन एल्बर्ट हॉल इन कलकत्ता। इसका जो गठन है वो किसके नेतृत्व में हुआ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में 1876 एडी में, और इसका गठन कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल में हुआ। अराउंड 800 डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट, और इसमें लगभग 800 डेलीगेट्स ने भाग लिया, शिष्टमंडल ने भाग लिया। When it was decided that the organization will form a forum, जब ये निर्णय लिया गया कि ऑर्गेनाइजेशन एक फोरम बनाएगी और पीपल विद सिमिलर पॉलिटिकल आइडियाज, जिसमें बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियाज हैं, एंड विल यूनाइट द मासेस, और जो अलग अलग क्षेत्र हैं, लोग हैं, उनको वो ये करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द आउटकम ऑफ द पॉलिटिकल डेवलपमेंट विच टुक प्लेस इन इंडिया आफ्टर 1858। भारत में जो राजनीतिक विकास हुआ 1858 के बाद, ये उसी का परिणाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना हुई। इट वॉज फॉर्म बाई एलन ऑक्टेवियन होम, इसको एलन ऑक्टेवियन होम के द्वारा फॉर्म किया गया। ये रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी हुआ करता था ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज का, भारतीय जो सिविल सेवाएं होती हैं उसका रिटायर्ड अधिकारी हुआ करता था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट बिहाइंड इट्स रिफॉर्मेशन वॉज कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द माइंडसेट ऑफ द इंडियन, और इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट बिहाइंड इट्स फॉर्मेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्यों बनाया, इसके पीछे उद्देश्य क्या था कि जो लोग हैं, भारतीय हैं, उनकी विचारधारा क्या है, वो क्या सोचते हैं, उसके बारे में जानना। एंड टू फॉर्म सच एसोसिएशन इन विच द पॉलिटिकल लीडर्स गेट अ चांस फॉर वेंटिंग देयर एंगर्स, और एक ऐसी एसोसिएशन को बनाना जिसमें जो राजनीतिक लीडर्स हैं, ठीक है, उनको एक मौका मिले अपने एंगर को, जो उनके विचार हैं, उनको दर्शाने का। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड प्रिवेंट देम फ्रॉम मेकिंग कंसर्न्ड एफर्ट्स टू आउटसेट
द ब्रिटिशर्स फ्रॉम द कंट्री। तो इससे जो ब्रिटिश हैं उनके अगेंस्ट में क्या इनके अंदर बात चलती है, ये क्या सोचते हैं, और वो देश से बाहर जाएं तो ऐसी क्या विचारधारा है, इससे वो जान सकें। ऑन 28 दिसंबर 1885 AD इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन मुंबई। इसकी जो पहली मीटिंग है, पहली सभा 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुई, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ वोमेश चंद्र बनर्जी, और इसकी अध्यक्षता की वोमेश चंद्र बनर्जी ने। इन इट 72 रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेटेड। इसमें 72 रिप्रेजेंटेटिव ने, प्रतिनिधिकर्ताओं ने भाग लिया। 4 ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वर हाईलाइटेड इन द मीटिंग एज। इसमें इसके बनाने के 4 मुख्य उद्देश्य क्या थे, इनको बताया गया इस मीटिंग में। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ म्यूचुअल interaction to the people who were employed in the cause or nation's development, discussing the programs for the coming year। आने वाले ईयर्स में क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या योजनाएं हैं, उनके बारे में बहस करना, बातचीत करना। कीपिंग फुल फेथ एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश एम्पायर एंड अपोजिंग द गवर्नमेंट्स वर्क विच आर परफॉर्म अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स फॉर्म बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। ऐसे सिद्धांत जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं, फॉर्म किए गए हैं, तो उनका हमें क्या करना है, कीपिंग फेथ एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश एम्पायर। हमें जो ब्रिटिश एम्पायर है उसके प्रति ईमानदारी रखनी है और उसमें विश्वास रखना है। एंड अपोजिंग द गवर्नमेंट्स वर्क, और सरकार के ऐसे कार्यों का विरोध करना है, विच आर परफॉर्म अगेंस्ट द प्रिंसिपल फॉर्म बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट का सिद्धांत बनाए गए हैं उनके खिलाफ जो वर्क करे उसमें उसका विरोध करना है। दिस ऑर्गेनाइजेशन विल इनडायरेक्टली टेक द फॉर्म ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। ये जो संगठन है ये अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली किसका स्वरूप माना जाएगा, इंडियन पार्लियामेंट का, भारतीय संसद का। एंड गिव अ सुटेबल आंसर टू द बिलीफ ऑफ ब्रिटिशर्स दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलेक्टेड बाय द इंडियन आर इनकैपेबल टू हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन। और इस बात का एक सटीक आंसर देगा, सटीक जवाब देगा कि अंग्रेज लोग ऐसा मानते हैं, बिलीफ ऑफ ब्रिटिशर्स, कि जो भारतीय चुने हुए प्रतिनिधिकर्ता हैं वो सक्षम नहीं है प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चलाने में, इसका भी जवाब देगा। द पीरियड ऑफ कांग्रेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। जो कांग्रेस का पीरियड है उसको 2 भागों में बांट सकते हैं हम। द फर्स्ट फेज फ्रॉम 1885 टू 1905। पहला फेज 1885 से 1905 तक इज रिगार्डेड एज द पीरियड ऑफ मॉडरेट पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल बैगरी। इसको कहा जाता है उदारवादी अथवा राजनीतिक विच्छाप्रति, पॉलिटिकल बैगरी, ऐसा इस युग को कहा गया है, एरा को, इस टाइम को। द सेकेंड फेज वॉज 905 to 1919 AD is regarded as a period of extremist और extremist politics। जो इसका दूसरा चरण, ठीक है, वो इसको अतिवादियों अथवा अतिवादी राजनीति का युग कहलाया है। 1905 to 1919 extremist और extremist politics। In the Congress, moderate leaders of the first phase such as Dada Bhai Nehroji, Feroz Shah Mehta, Dinshaw Wacha, Vyomesh and Surendra Nath Banerjee dominated the political horizon of the Congress। जो कांग्रेस में कुछ लीडर्स हुए हैं पहले फर्स्ट फेज के, ठीक है, मॉडरेट लीडर्स, उदारवादी नेता कौन कौन से, नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनशाह वाचा, व्योमेश एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। ये इन्होंने कांग्रेस को एक नई दिशा दी और उस पर ही छाया रहे पूर्ण रूप से। कांग्रेस के क्षितिज पे पॉलिटिकल होरिजन ऑफ कांग्रेस। दीज पीपुल बिलीव्ड इन मॉडरेट एंड रीजनेबल पॉलिटिक्स। ये जो लीडर्स थे, लोग थे, ये विश्वास रखते थे किसमें, मॉडरेट एंड रीजनेबल पॉलिटिक्स में, ठीक है, उदारवादी और जो परिमित राजनीति होती है उसमें विश्वास रखते थे, रीजनेबल जिसका कोई कारण हो। दे इंटरप्रेटेड दियर पॉलिटिक्स एज अ फ्यूजन ऑफ लिबरलिज्म
एंड मॉडरेशन। इन्होंने एक जो नई व्याख्या रची उदारवाद और संयम की, ऐसी इनकी व्याख्या थी वॉटिक्स की। दीज पीपल एडवोकेट एंड ऑफ रिलीजियस एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इन्होंने कहा कि जो ये राजनीतिक परिभाषा है वर्तमान समय में, इसमें डिस्क्रिमिनेशन रिलीजियस एंड कास्ट ही नहीं होना चाहिए। प्रोफेस्ड इक्वलिटी अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स, और जो ह्यूमन बींग्स हैं उसमें समानता होनी चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता। एक्सटेंशन ऑफ सिविल लिबर्टीज ऑफ द मसेज एंड डेवलपमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रतिनिधि संगठन है उनका विकास हो, और सभी जितने भी लिबर्टीज मैसेज है उस पर लिबर्टीज स्वच्छंद हो, आज़ादी हो, ऐसी इनकी विचारधारा थी, ऐसी इनकी इच्छा थी। इन दिस पीरियड देर वाज अ predominance of wealthy middle income group and intellectuals that included doctors, engineers, journalists and literatures in the Congress। इनके समय में जो कांग्रेस में समृद्धशाली और मध्यम वर्गीय जो बहुत ही समृद्ध थे और मिडिल मैन थे, धनी भी थे, तो इनके समय में ऐसे लोग सम्मिलित थे जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार, ऐसे लोग इनके समय में कांग्रेस में सम्मिलित थे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस ऑफ दिस पीरियड हेल्ड फ्रॉम बिग सिटीज एंड हैड नो कनेक्शन विद द मॉसेस। और इस पीरियड के जो प्रतिनिधिकर्ता थे ये कहाँ से आते थे? बड़े बड़े नगरों से आते थे, बड़े बड़े महानगरों से। इसलिए जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र था, दूर दराज के क्षेत्र थे, इनसे उनका कोई भी संपर्क नहीं था। द मॉडरेट्स वर इन फेवर ऑफ मेंटेनिंग एंड स्ट्रेंथिंग द ब्रिटिश एम्पायर। जो उदारवादी थे ये ब्रिटिश एम्पायर के फेवर में थे, उसको मजबूत करने में, उसको मेंटेन करने, व्यवस्थित करने के फेवर में थे। क्यों? दे फियर दैट इफ द ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया, उनको ये डर था कि अगर अंग्रेज भारत छोड़ देंगे, इट वुड काजेज मिसमैनेजमेंट, तो यहाँ अव्यवस्था फैल जाएगी। colonial rule was a symbol of peace and good system according to them। उनके हिसाब से जो औपनिवेशिक शासन था एक शांति का और अच्छे तंत्र का सिंबल था, अच्छी व्यवस्थाओं का एक प्रतीक था। एंड दे बिलीव्ड दैट इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, और ऐसा मानते थे कि भारत के लिए एक महत्वपूर्ण है, दैट ब्रिटिशर्स शुड रिमेन हेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो अंग्रेज हैं उनको यहाँ बहुत लंबे समय तक रहना चाहिए। द मॉडरेट बिलीव दैट द ब्रिटिशर्स वर जस्ट एंड दे वुड डू जस्टिस विद इंडिया, और जो मॉडरेट थे वो मानते थे कि ये न्यायिक लोग हैं और ये भारत के साथ न्याय कर सकते हैं। द कंप्लेंट्स ऑफ इंडियन वर ड्यू टू ब्रिटिश एम्प्लॉइज और बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स डिड नॉट हैव थ्रू नॉलेज अबाउट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियंस। हमें शिकायतें इसलिए हैं, जो अंग्रेज अधिकारी हैं या एम्प्लॉइज हैं, इसलिए है कि हमें उनके बारे में जानकारी नहीं है, या हमारी समस्याएं क्या हैं इसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, इसलिए हमें उनसे शिकायत है, कंप्लेंट्स हैं। दिस वॉज द रीजन दैट द मॉडरेट पेड मोर अटेंशन टू कावर्ड प्रोपेगेंडा इन इंग्लैंड। यही रीजन था कि जो लोग थे इन्होंने जो इंग्लैंड का प्रचार है उसको अधिक किया, उसकी तरफ अधिक ध्यान दिया। इन दिस पीरियड द कांग्रेस डिड नॉट डिमांड इंडिपेंडेंस। इस दौरान कभी भी कांग्रेस ने आज़ादी की मांग नहीं की, स्वतंत्रता की कभी भी मांग नहीं की। रादर दे जस्ट डिमांड फॉर सर्टेन कंसेशन, बस कुछ चीज़ों में वो रियायतों की मांग करते रहे, इसकी डिमांड करते रहे।